जय माता दी। हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो आज देखिए भाई, हमारी जो ये वीडियो है इसका उद्देश्य आपका जो अभी 31 अक्टूबर को हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं, बायोलॉजी के और एक फिजिक्स का जो क्वेश्चन आया हुआ है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपके जो कॉमन साइंस के क्वेश्चन आए हैं उनकी स्टडी करेंगे। और अब की बार भाई हरियाणा पुलिस में जो एचएसएससी ने सच में साइंस के काफी जबरदस्त क्वेश्चन दे रखे, अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। जो नॉर्मल आप आर्ट साइड से हो तो आई डोंट थिंक कि आप, मैं नहीं सोचता कि आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी सीधी सी बात है, जिसके पास साइंस थी वो आसानी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता था, पर लेवल अपने आप में काफी हाई था इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो साइंस के करीब करीब 15 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, उनकी स्टडी करेंगे हम। तो अभी से भाई अगर एचएसएससी में हरियाणा पुलिस के लिए आपके साइंस में आ रहे हैं क्वेश्चन ऐसे, तो प्लीज आप अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट को समझिए। अगर आप उनको एक बार देख भी लेंगे ना तो बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे क्वेश्चन। किसी भी चीज के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, बहुत मैटर करते हैं भी आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके सपने के लिए। ओके जी, तो अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो अपना डेडिकेशन लगाइए, दृढ़ निश्चय के साथ स्टडी कीजिए, कंसेप्ट समझिए, एग्जाम दीजिए। ओके, तो देखिए भाई कंसेप्ट क्या है। आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है उनको हम क्वेश्चन वाइज समझेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट इज, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है एचएसएससी का, जो पी सीरीज लिख रखा है इसके ऊपर, पी सीरीज का। ठीक है, जिसमें आपका साइंस का अभी हम ले रहे हैं एक, सबसे पहला है थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पी सीरीज का। देखिए क्या कहता है, ये कहता है इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर। सुन लीजिए, मैं कंसेप्चुअली आपको क्वेश्चन क्या कंसेप्ट बता देता हूँ, क्या क्वेश्चन में क्या रखा। देखिए ठीक है, मतलब आपके पास एक फ्लावर है, ठीक है, और उसके अंदर दोनों पार्ट है, मेल पार्ट भी है और उसके अंदर फीमेल पार्ट भी है। यानी उसके अंदर आपका एंड्रोशियम भी है और जाइनोशियम भी। ये आपकी जाइनोशियम फीमेल पार्ट होता है, ये मादा पार्ट है, और ये आपका नर पार्ट है। ठीक है, बोले अगर आपके पास एक बाइसेक्सुअल पौधा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों अंग होते हैं, मादा भी और नर भी, स्टेमन भी होता है और पिस्टिल भी होती है। ठीक है जी, ये पिस्टिल एक कार्पल या पिस्टिल यूनिट होती है मादा पार्ट की। तो क्या कहता है, यदि आपका उभयलिंगी फूल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, और आप क्या चाहते हो, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में ना सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है, क्योंकि यहाँ के इसी के पोलन ग्रेन इसी की स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं और यही आपका जो फूल है फल में बदल जाता है। लेकिन जो सेल्फ पोलिनेशन होता है उसके कारण जेनेटिक विभिन्नताएं, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती हैं, जो हमारे लिए बेनिफिटेबल नहीं होता। ओके, या फूल के लिए, फल के विकास के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो जो सेल्फ पोलिनेशन होती है इसको रोकने के लिए आप क्या करें, सोचिए, फीमेल वाला पार्ट ही तो मैन होता है। अभी पौधे में फीमेल पार्ट से कई फल लगते हैं, फीमेल को ही बच्चे होते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्या करें आप, इस नर पार्ट को हटा दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, कैंची लेंगे और इसके स्टेमन को, चाहे ऊपर वाले पार्ट जहां पे पोलन ग्रेन है, इस वाले पार्ट को कट कर दीजिए। मेन क्वेश्चन यही है, इस पार्ट को हटाने को क्या कहते हो। ये बायो वालों भी ध्यान दे ले भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक, क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। इस प्रोसेस का क्या नाम होता है, इमैस्कुलेशन। तो अगर आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, जिसमें दोनों अंग हैं, नर भी और मादा भी, और आप उसमें स्वनिषेचन नहीं चाहते, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होना चाहते, करवाना चाहते, वेरिएशन की स्टडी करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मेल पार्ट को हटा देंगे। और इस मेल पार्ट को ही कैंची से कट करके हटाना कहलाता है क्या, इमैस्कुलेशन, जिसको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में इन्होंने लिख रखा है इमैस्कुलेशन। ये आपका पेपर है। ठीक है भाई, फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, उसका आंसर सुन लीजिएगा। कंसेप्ट एक बार और बता देता हूं आपको, कंसेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है,
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही रिपीट होंगे। ओके, देखिए, इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को हटाना, फ्रॉम द फ्लावर बड, फ्लावर की बडिंग कंडीशन, जब ये फ्लावर आपका छोटा सा ऐसे होता है ना, खिला नहीं होता है, बाहर खिलता नहीं है फूल, तब से उससे पहले ही हम क्या करते हैं, नर पार्ट को हटा देते हैं। क्या कहलाता है इस स्टेप, इसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। यदि मादा जनक उभयलिंगी फूल धारण करती है, ठीक है, तो फूलों की कली के खिलने से पहले ही फोर्सेप का यूज करके, चिमटी फोर्सेप का उपयोग करके पराग कोषों से पराग केसर को हटाना जरूरी है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। ये हिंदी में था। ओके, देखिए टाइम तो लगेगा आपको, पर कंसेप्ट टाइम आप अब समझ लीजिए, क्लास में समझ लीजिएगा, जहां भी समझे टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, अब आप पे डिपेंड करता है आप इस टाइम को कहां यूटिलाइज करना चाहते हैं, कहां से समझना चाहते हैं। ओके जी, ये था आपका पहला क्वेश्चन। और यहां पे एक और देख लेते हैं कि जल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि हेली जन्य सर्वेक्षण तकनीक हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई, शुरू की गई। कहां पे शुरू की गई, राजस्थान में। बोले किस, इस बात का जो ये हेली बोर्न सर्वे है, इसका क्या उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था भाई ग्राउंड वाटर को मैनेज करना, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। तो राजस्थान में जहां पे सूखे इलाके हैं, जहां पानी की अच्छी सुविधाएं नहीं है, वहां पे क्या किया, जो ग्राउंड वाटर, जो आपका भूमि का पानी, भूमिगत पानी है, ग्राउंड वाटर, उसको अच्छे तरीके से अरेंज करने के लिए, उसके बचाव के लिए, ताकि उनको आप अच्छे से अप्लाई कर सके, यूज कर सके, आपका ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट शुरू किया गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है इस पेपर का। थर्ड क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है भाई साइंस के हिसाब से। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 15 तक कोई क्वेश्चन नहीं है, देन आप 24 तक भी कोई साइंस का क्वेश्चन नहीं, देन इस 25 क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 25। ये कहता है कि खालिस्तान एक उभयधर्मी ऑक्साइड, क्या बात है, उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताना है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जिसका मतलब कंसेप्ट है भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। जो ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्साइड। एम्फोटेरिक, ऑक्सीजन के ऐसे ऑक्साइड जो, मान लीजिए आपके पास कोई ऑक्साइड है, ऑक्साइड जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, जैसे आपके सामने मैं ले लिया लेड ऑक्साइड ले लिया, मैंने टिन ऑक्साइड ले लिया, मैंने एल्यूमिनियम Al2O3, देखिए ये सब आपके पास मेटल है, इनकी अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो ऑक्साइड बन जाए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, वो ऑक्साइड जो अम्ल और अक्सार दोनों के साथ रिएक्शन करके लवण और जल बना लेते हैं, साल्ट और वाटर बना लेते हैं। यानी ये वो ऑक्साइड है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे, एसिड के साथ भी और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे भाई, साल्ट प्लस वाटर। क्या बना लेंगे, साल्ट प्लस वाटर, लवण और जल बना लेंगे। इन्हें कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड। ठीक है, जनाबे आली पंजाबी सॉन्ग से याद कर सकते हो, जिंक, एल्यूमिनियम, पीबी, टिन। ठीक है, तो ये थे आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो लवण और जल बनाते हैं, अम्ल और अक्सार दोनों के साथ रिएक्शन करके, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट है भाई, क्या पता अगली बार आपका जिंक ऑक्साइड आ जाए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, टिन ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और एल्यूमिनियम Al2O3, यही शायद इसका आंसर अभी दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, एल्यूमिनियम फोस्फाइड इज यूज्ड एज, एल्यूमिनियम फोस्फाइड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने ALP एल्यूमिनियम फोस्फाइड दे रखा है, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, सुनिएगा भाई। जो आपके इंसेक्ट और पेस्ट, फ्लावर, फूलों, पौधों पे लग जाते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, ठीक है, उनको किल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, एल्यूमिनियम फोस्फाइड का। तो इसमें दे रखा आपको आंसर,
सॉलिड मास, डी ऑप्शन है फ्यूमिगेंट्स। किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनियम फॉस्फाइड को एज फ्यूमिगेंट्स। अब फ्यूमिगेंट्स क्या होते हैं? वो आपके केमिकल एजेंट जो पेस्ट को, इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं अपन? फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेटरी का मतलब होता है अजीब सी स्मेल होना, क्लियर है, जो आपको तंग करे। फ्यूमिगेटरी, मान लो आपको बहुत तगड़ी बदबू आ रही है किसी चीज में, फ्यूमिगेटरी हो गए, हमारे लिए नुकसानदायक हो गई, ठीक। तो ऐसी जो आपके फ्यूमिगेंट्स हैं, ये पेस्ट और इंसेक्ट जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फ्लावर कहीं पे भी जो भी फार्मर्स है, किसान है, वो आप एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल करें, ठीक है, एज फ्यूमिगेंट्स। समझ में आ गया फ्यूमिगेंट्स क्या होता है? अब ये फ्यूमिगेंट वर्क कैसे करता है, ये खास बात है भाई केमिस्ट्री में। मेन बात ये है, अगर आपको इस बात का पता, आपसे क्या पता अगली बार ये पूछ ले फ्यूमिगेंट्स इस्तेमाल होता है, कौन सी गैस रिलीज करता है? आपका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड फ्यूमिगेंट्स के रूप में इस्तेमाल होता है, खुद बोल देगा कौन सी गैस रिलीज करेगा, तो भाई इसमें फोस्फोरस है, और जो फोस्फोरस है वाटर के साथ फर्दर रिएक्शन कर लेता है और आपका क्या बनाता है? PS3। यहाँ पे क्या बनाएगा? फोस्फिन गैस। क्या बनाएगा भाई? फोस्फिन गैस। इसका नाम है फोस्फिन गैस। जो ये फोस्फिन गैस होती है, ये टॉक्सिक जहरीली गैस होती है, और ये जहरीली गैस के कारण आपके जो इंसेक्ट वो किल हो जाते हैं, क्लियर है क्या? तो फोस्फिन गैस रिलीज करती है, ठीक है। तो आपका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज यूज्ड एज फ्यूमिगेंट्स, और जो पी फोस्फोरस है इसके अंदर, ये आपका फोस्फिन गैस बनाता है जो टॉक्सिक गैस होती है। फोस्फिन गैस के और भी इस्तेमाल है। फोस्फिन गैस होल्म्स सिग्नल, जब आप समुद्र में किश्ती में जा रहे हैं, मतलब समुद्री जहाज में जा रहे हो, तो आपको क्या होगा, कई बार सामने से खतरा हो गया किसी प्रकार का, दूसरी शिप वालों ने अटैक कर दिया, वटार जो भी है, तो इस खतरे को इंडिकेशन देने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, जो समुद्री जहाज का कैप्टन होता है वो होल्म सिग्नल छोड़ता है। या आप खुद भी मान लो किसी नाव में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप फोस्फिन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे फोस्फिन, एक्चुअली में फोस्फिन गैस खुद नहीं चलती, जहरीली होती है, होल्म सिग्नल देने में हेल्प करती है, क्योंकि ये फर्दर कन्वर्ट हो जाती है P4O10 में, जिसकी एक स्क्रीन बन जाती है। ओके, तो फोस्फिन गैस रिलीज होती है जो एक जहरीली। आपसे अगली बार यही पूछेंगे, इनमें से कौन सी गैस एक जहरीली गैस है? क्लियर है, ध्यान रखिएगा, फोस्फिन गैस एक टॉक्सिक जहरीली गैस होती है। हिंट दे दिया इन्होंने। देखिए, जो एग्जाम का पैटर्न होता है किसी भी वर्जन में, वो ऐसे ही इन्हीं क्वेश्चन, इसलिए कहते हैं कि जो पहले आप कोई क्वेश्चन हो जाए उनको अटेम्प्ट कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कहां से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे पूछते कैसे हैं, कंसेप्ट आना चाहिए आपको, ठीक है। बाकी 15 क्वेश्चन देख लो। अगला भाई दे रखा है, देखिए क्या कहता है, बोला जो आपके डेजर्ट में पौधे होते हैं, इनके अंदर ये लीफ हो गया भाई, ठीक है, लीफ के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र, ये डीप पाए जाते हैं, और जो इस लीफ के ऊपर सरफेस होती है, यहाँ पे एक लेयर होती है वैक्सी मटेरियल, क्यूटिकल कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? क्यूटिकल। बोला क्यूटिकल भी पाई जाती है। बोला क्यूटिकल का पाया जाना और प्लस में डीप, गहरे, ये पत्ता हो गया, मान लो इसकी गहरे अंदर गहराई में पाया जाता है क्या? रंध्र, स्टोमेटा। डीप स्टोमेटा होना, स्टोमेटा और क्यूटिकल का पाया जाना कौन से पौधों की खूबी है? वो पौधे जो जल जहां पे कम होगा, जिन्हें जल की कम आवश्यकता, मतलब जल की आपूर्ति कंप्लीट नहीं हो पाती, आवश्यकता नहीं, जिनको कम जल मिलता है, ऐसे पौधे जो शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि डेजर्ट्स, ठीक है, जीरोफाइट्स कहते हैं उनको, जो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, ऐसी भूमि में पाए जाते हैं जहां पे केवल मिट्टी मिट्टी है, पानी की कमी, ठीक है। तो ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं, उनके अंदर डीप स्टोमेटा और क्यूटिकल, ताकि भी पानी पहले से ही कम है, और जैसे ही लाइट, वहां पे वैसे गर्मी ज्यादा होती है डेजर्ट, जैसे राजस्थान में देख लीजिए, तो ये जो पानी होगा वो वाष्प उत्सर्जित ना हो जाए, ट्रांसपिरेशन ना हो, ताकि वाष्प उत्सर्जन कम हो, पानी का वाष्प के रूप में पत्तों से कम पानी बाहर जाए। क्लियर है क्या? इसी कारण इसके ऊपर थिक क्यूटिकल वैक्सी मटेरियल आ जाता है। थिक क्यूटिकल, जो क्यूटिकल होती है ना, वैक्स से बनी होती है, ठीक है, वैक्सी मटेरियल को कहते हैं क्यूटिकल, और ये पत्तों की कवरिंग कर लेती है ताकि पानी का लॉस कम हो। आई बात समझ में? कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके डेजर्ट्स में पाए जाते हैं भाई,
अब आपसे पूछ लेंगे कहाँ पाए जाते हैं ऐसे पौधे डेजर्ट्स में, इन्हें क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। इन्हें हम जीरोफाइट्स कहते हैं। मरुस्थलीय पादप, डेजर्ट वाले। क्लियर है? ये आपका 32 क्वेश्चन था भाई। उसके बाद इस पेपर में है, हाँ देखिए अगला टॉपिक उन्होंने दे दिया आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जो मैं आपको समझा देता हूं कंसेप्चुअली क्या कहता है। बोला किसी को, आपको पता है शुगर हो जाती है बहुत सारे, इंडिया में तो बहुत सारे लोगों को, लगभग अप्रोक्सीमेट, हमारे गांव में देख लेना आप, हर घर में है ना एक बंदा तो मिल ही जाता है परिवार में जिसके शुगर होगी, अप्रोक्सीमेट देख लीजिए। मेडिकल में खास रीजन है भाई इस चीज का। अब बात है किसी शुगर हो गई तो मीठा नहीं खा सकता, सुक्रोज नहीं ले सकता, अब वो मिठास का तो एहसास ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब क्या है, जिसको शुगर हो गई वो शुगर नहीं खा सकता, शुगर के रूप में हम सुक्रोज का इस्तेमाल करते हैं जो शुगर है भाई। ठीक है भाई, ये तो आप ले नहीं सकते, शुगर वाले पेशेंट जिनको डायबिटीज मेलाइटस हो रखी है वो नहीं ले सकते, मधुमेह जिसको हो रखा है। अब जो ये जो सुक्रोज है, ठीक है, बोले हम क्या करते हैं, हमने ऐसे मीठे एजेंट बना रखे हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट क्या बना दिए भाई? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट बना दिए, कृत्रिम रूप में तैयार किए गए मीठे एजेंट, मीठे कारक, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हमने बना दिए। ठीक है, उन आर्टिफिशियल जो स्वीटनिंग एजेंट बनाए, ठीक है, उनके अंदर सुक्रोज से कितनी ज्यादा, कितने गुना मिठास है, यही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कृत्रिम रूप से तैयार किए गए मीठा प्रोवाइड करने वाले, जो मीठे का एहसास करवा दे, ऐसे कारक होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। इनमें आपके पास है, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, दैट इज एस्पार्टेम। एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो सुक्रोज से करीब करीब 100 टाइम्स मीठा होता है। ठीक है, अब मैं एक और बात बता दूं भाई आपको, एक होता है एलिटेम। एलिटेम भी आपका आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है, ये करीब करीब 2000 टाइम मीठा होता है। ऐसे ही आपका एक होता है सैकरीन, SACCHARIN, जो सैकरीन होता है ये 550 टाइम्स मीठा होता है सुक्रोज से। एक होता है सुक्रालोज, SUCR, सुक्रालोज, सुक्रालोज 600 टाइम्स मीठा होता है। अब ये आपको याद होना चाहिए, तरीका बना लीजिए, एलिटेम 2000, एस्पार्टेम 100 टाइम। ठीक है, इसमें देख लो सैकरीन में कोई ओ नहीं है तो एक ओ ले लेते हैं 550 टाइम, सुक्रालोज में एक ओ है तो एक जीरो बढ़ा दो 600 टाइम। मेरा याद रखना है तरीका यही था। ठीक है, तो ये आपको याद, बायो वाले नोट कर लें भाई, साइंस वाले याद कर लें इस बात को। साइंस वाले, मेडिकल, नॉन मेडिकल वालों के लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 15 क्वेश्चन आए हुए हैं, पहली बार में क्लियर होगा, अच्छे से पढ़ रखा है, ध्यान रखना। एक और बात सुन लो, जो आपका एस्पार्टेम है ना, इसकी खास बात, ठीक है भाई, अब की बार आया हुआ है, अगली बार पूछ लेंगे आपसे इसी क्वेश्चन को घुमा के थोड़ा सा। एस्पार्टेम 100 टाइम्स मीठा होता है। ठीक है, कितने, इसके अंदर 2 अमीनो एसिड के पार्ट होते हैं, एक तो इसमें होता है फिनाइल एलेनिन और एक होता है अस्पार्टिक एसिड। और अगली बात, जैसे ही अगर आप हीट कर दो, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं, देखिए इनमें से कौन सा स्वीटनिंग एजेंट है जो हीट करने पे डिकम्पोज हो जाएगा, चारों में से ही? एलिटेम, अस्पार्टेम, सुक्रालोज, सैकरीन। ये एलिटेम ही है, ये अस्पार्टेम है जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है, यही पूछेंगे भाई। ठीक है, तो ये यूज कहां होता है, इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो ठंड, जिसमें जो अब गर्म पे तो ये क्या कर जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, अपना काम नहीं कर पाता है। तो अब कोल्ड जो आपके होंगे, ठंडी चीजें, जो भी ठंडी चीजें हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है आपकी, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, तो कौन सा ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है जो सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक्स में इस्तेमाल होता है? दैट इज अस्पार्टेम। तो अस्पार्टेम से 3 क्वेश्चन है भाई अब की बार। पहला क्वेश्चन तो 100 टाइम्स मीठा होता है, दूसरा दो प्रकार के अमीनो एसिड डाइपेप्टाइड होता है, 2 प्रकार के अमीनो एसिड से बनता है, तीसरा हीट करने पे ये डिकम्पोज हो जाता है। इसका मतलब कहां इस्तेमाल होगा, ठंडे पेय पदार्थों में इस्तेमाल होता है। अगली बात भाई,
जो आपके आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है इनका नुकसान क्या है? तो ठीक है मीठे हो गए, फायदा क्या है? फायदा ये है कि डायबिटीज वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नुकसान क्या है? मिठास मिलेगी ना उनको, डायबिटीज वालों को। नुकसान क्या है? आप इनकी अमाउंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कितना सा डालें कि आपका जो दूध जिसमें आप पी रहे हो, चीनी चाय वगैरह जो भी ले रहे हो आप, वो फूड आपका मीठा हो जाए, तो अमाउंट कंट्रोल नहीं हो पाती। ओके, ये था आपका क्या, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। इनके अमाउंट कंट्रोल नहीं कर पाते। थोड़ा से में कितने गुना है भाई, 2000 गुना है, ये 100 टाइम, कितना कैसे करेंगे? 100 टाइम मीठा तो इतना सा डाले, ठीक है। तो अमाउंट को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो मिठास ज्यादा हो जाती है, कम जाती है, कंफर्म नहीं कर पाते। ये इनका क्या है, लॉस, नुकसान। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, दिवाली में पटाखों का काफी अच्छा शोर है, तो आप सभी को अगेन वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। कि आप लोग अच्छे से पढ़े, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जिसने भी एग्जाम दिया है वो अच्छे से करे और मेहनत करे, जिसका रह गया, जिसको लगता नहीं होगा वो और अच्छे से पढ़े, अपने कंसेप्ट तगड़े बना ले। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कोरल्स पाए जाते हैं, कोरल रीफ, कोरल्स 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 का स्केलेटन किससे बना हुआ है? मूंगा सुने आप लोगों ने? मूंगा, शंख सुने होंगे, शंख पुष्पी, शंख आसन में बजाते हैं पढ़े, शंख, ठीक है। जो शंख होते हैं वो किससे बने होते हैं? कौन सा केमिकल सब्सटेंस होता है जिससे ये बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, चार ऑप्शन, ठीक। तो ये बने होते हैं भैया कैल्शियम कार्बोनेट। किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये मोलस्का के मेंबर होते हैं। मोलस्का, मोलस्का आपका एक फाइलम है, और ऐसा फाइलम है सेकंड लार्जेस्ट, जिसके मेंबर सेकंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला फाइलम है, एनिमल फाइलम, दैट इज मोलस्का। पहले नंबर पे कौन है? दैट इज आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन आ रहे हैं, पूछेंगे। हाँ भाई, तो आपका कोरल्स है, उस स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ, मूंगों का कंकाल किससे बना होता है? आंसर इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है क्या? ये 44 क्वेश्चन था, 44 नंबर। नाउ 52 नंबर देखिए भाई, अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर, किस लिए बनाया गया? देखिए, भारत सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार को स्थापित किया गया। क्यों? अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया था? पौधों को बचाया था। 1731 की बात है, जोधपुर की बात है भाई। वहां पे वहां के जो राजा थे उन्होंने कहा एक लकड़ी का महल तैयार करो, ठीक है। तो सैनिक गए भाई, पास की गांव में फॉरेस्ट था वहां पे, और वहां की खास बात थी जो फॉरेस्ट वाले थे कि वो पूछते थे फॉरेस्ट को, काटते तो बिल्कुल नहीं थे, बहुत ध्यान रखते थे। तो वहां पे गए सैनिक राजा के, जैसे ही वो काटने लगे, अमृता देवी बिश्नोई जी आए, उन्होंने क्या किया कि मैं काटने नहीं दूंगी। पर जो सैनिक थे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था पैलेस बनाना, राजा का देश जो था। तो अब क्या करे भाई? वो बोले नहीं, वो क्या किया, वो काटने लग गए। बोले मैं चिप जाऊंगी, मैं खुद मर जाऊंगी। लिपट गए उनके कि अगर आप लकड़ी काटेंगे तो मुझे मारना होगा, बट जो भी आपने फिल्म में देखा इंडिकेशन से हुआ कुछ। लेकिन राजाओं के सैनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था भाई लकड़ी ले जाना। तो उन्होंने क्या किया, अमृता देवी बिश्नोई को साथ ही काटा, और इसी में उनकी डॉटर्स भी आई हुई, 3 डॉटर। राजाओं के सैनिकों ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी साथ में, और इनके साथ साथ और वहां के फिर उस एरिया के सारे लोग आ गए। राजा के सैनिकों ने सबको काट दिया। उस टाइम 363, करीब 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। और अमृता देवी जी ने पहल की वन्य संरक्षण अधिनियम, ठीक है। वाइल्ड लाइफ को बचाना था, जंगली पौधे, जंगल में जो हमारे फॉरेस्ट में पौधे, उनको बचाव के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अमृता देवी जी के लिए इसी कारण हमारी भारत सरकार ने वन्य जीवन संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अधिनियम एक राष्ट्रीय पुरस्कार बना दिया, 2002 में बनाया करीब उनके लिए। उसके बाद देखिए भी अगला क्वेश्चन 54 नंबर। 54 नंबर में क्या दे रखा है? बोला आपके पास एक mRNA है। mRNA भाई सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। देखिए डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनते हैं प्रोटीन।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या खास बात है, डीएनए से प्रोटीन तक गुणों का स्थानांतरण होना। देखिए हमारे जो हमने देखा होगा, हम पापा या मम्मी से मिलते जुलते होते हैं, तो क्या कारण है जिसके कारण उनके गुणधर्म हमारे अंदर आते हैं? वो रीजन है भी जीन, आपका डीएनए जो गुणों का निर्धारण करते हैं। जो हमारे अंदर डीएनए होता है उसके अंदर 2 चेन पाई जाती है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और डीएनए से आपका क्या बनता है, आरएनए। जो आरएनए होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए से आरएनए को बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर इस आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। नोट कर लीजिए भाई, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसलेशन। इनका क्वेश्चन है, देखिए जब ये आपका एमआरएनए ट्रांसलेशन कर रहा है, आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन, ठीक है, तो इसके चारों तरफ सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल एमआरएनए, तो इसके चारों तरफ राइबोसोम आ जाते हैं। क्या जाते हैं भाई, राइबोसोम। और बहुत सारे राइबोसोम अगर इस एमआरएनए पे अटैच हो जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, पोलिसोम। इसे क्या कहते हैं भाई, पोलिसोम। यही आपका क्वेश्चन है, पोलिसोम। तो बहुत सारे आरएनए, देखिए एक एमआरएनए एक आपका सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसके चारों तरफ बहुत सारे राइबोसोम आ जाते हैं। क्या जाते हैं, राइबोसोम। ये जो आपके राइबोसोम है, अब इस एमआरएनए के साथ मिलकर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसे क्या कहते हैं, पोलिसोम। अब ये जो पोलिसोम है एक्चुअल में क्या बनाएगा भाई, प्रोटीन। क्या बनाएगा, प्रोटीन। क्लियर है क्या? अब खास बात यहाँ की भाई, राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम आपके मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होते हैं जो दोनों यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट में भी। तो ये आपकी प्रोटीन फैक्ट्री होती है, इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, 54 के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया एक फिजिक्स का क्वेश्चन देख लो। काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने फिजिक्स का, बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है भाई। ये हमारे नीट में ही पूछा जाता है, ठीक है भाई, लेवल काफी अच्छा है इस पेपर का, ये तो कहना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कार्नोट इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन। आप लोग भी देख लीजिए साइंस वाले, 50% है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है। किसी भी चीज की एफिशिएंसी निकालने का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट। क्लियर है, इसे एफिशिएंसी कहते हैं। जो एफिशिएंसी होती है ईटा कार्नोट साइकिल की बराबर होती है टेम्परेचर के टर्म में 1 माइनस T2 बाई T1। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन। ओके, जो इन्होंने 50% दे रखी, परसेंट का मतलब होता है 1/100, 50/100 कितना हो गया, 1/2। एफिशिएंसी इसकी आधी। और इन्होंने जो T2 है ये दे रखा है भाई, आप क्या करें, T1 निकाल लें। T2 ने दे रखा है कितना, 500 कैलोरी। कितना दे रखा है, 500 कैलोरी। निकाल लो यहां से, 1/2 इस तरफ जाएगा, कितना आ गया आंसर, 1/2। T2 इस तरफ आया, T2/T1। अगर आपका T2 500 कैलोरी है तो T1 कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 500 × 2 कितना हो गया, 1000 कैलोरी। ठीक है, T1 की वैल्यू मिल गई। पूछा गया, देखिए अगर आपको दे दे कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 50% है, T2 दे रखा है 500, तो ठीक है। अब इसने क्या बोला, अब जो आपकी एफिशिएंसी है वो 60% हो गई, और आपका T1 है ये आपका 1000 कैलोरी, ये सेम है। अगर आप एफिशिएंसी को कहते हैं वो आपको 50% थी पहले, T2 T1 आ गए, बोले अब हम क्या चाहते हैं कि एफिशिएंसी 60% हो जाए। ठीक है, तो बताइए नया T2 क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा तरीका, एफिशिएंसी कितनी हो जाए, 60%। ईटा 60% का मतलब 100। फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस T2, T2 निकालना है, पूछा इन्होंने। T1 वही पहले वाला, ये 1000। आसान है भाई, 3 5। अब देख लीजिए T2/1000 इस तरफ आ जाएगा, 3/5 इस तरफ, कितना बच गया ये, 1 माइनस 3/5 2/5 दैट इज इक्वल टू T2/1000। हल कर दो T2 को, 1000 यहां से काट दो, 2 0 200 दूनी कितना हो गया T2, 400 कर।
441 आपका आंसर आ जाएगा, है क्या? हाँ, डी ऑप्शन है भाई 65 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो कार्नोट इंजन में सिंपल सा एफिशिएंसी से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछ रखा है, देख लीजिए। और ये आपके साइंस वालों को नहीं आते, क्लियर है क्या? तो एफिशिएंसी आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जो आपका T2 होता है वो सिंक के लिए होता है, T1 होता है वो सोर्स के लिए होता है। एक्चुअली इंजन में जो जहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, उसे कहते हैं सोर्स, स्रोत, जहां से एनर्जी निकल रही है। ठीक है, सिंक होती है जहां पे एनर्जी जा रही होती है, हीट फ्लो हो रहा होता है। सिंक आपका कम तापमान होता है, सोर्स आपका ज्यादा तापमान होता है। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो कि एग्जाम क्लियर हो जाए। ओके, और इसके लिए ही आपको ये पेपर करवा रहा हूं भाई, स्पेशली ध्यान रखिएगा। सिंपल सीधी सीधी भाषा में बात है आपके, बहुत जरूरी है सच में अगर सक्सेस चाहते हो। एक पेपर आपकी लाइफ बदल देता है, समझ में आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आपका टाइम लग रहा है, मैं कह सकता हूं थोड़ा सा। 67 क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। ऐसा कौन सा इंटरेक्शन, देखिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होते हैं? पॉपुलेशन इंटरेक्शन वो इंटरेक्शन होते हैं, इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ संपर्क करना, इंटरेक्शन। पॉपुलेशन मतलब जब स्पीसीज, हम लोग ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज है और हमारे जो नंबर है सारे, इसे पॉपुलेशन कहते हैं। एक स्पीसीज के संख्या को जनसंख्या पॉपुलेशन कहता है, क्लियर है? अब जो आपकी जनसंख्या पॉपुलेशन ये आपस में इंटरेक्ट करती है, तो हमारे पास करीब करीब 6 प्रकार के पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। ठीक, इन्होंने एक बार 4 दे रखे हो, देख लीजिए। इन्होंने दे रखा पैरासिटिज्म एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पैरासिटिज्म सिटिज्म। प्रीडेशन एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। म्यूचुअलिज्म एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन। नाम हमें याद रखने हैं आपको, आगे क्वेश्चन पूछ लेंगे इसलिए करवा रहा हूं बस आपको केवल। कमेंसलिज्म एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। अमेंसलिज्म एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। 3 तो ये हो गए। एक होता है कंपटीशन, कंपटीशन भी एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। अब इनमें क्या होता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन में? पॉपुलेशन इंटरेक्शन, अब जब 2 या 2 से अधिक स्पीसीज, 2 स्पीसीज के लिए आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो किस स्पीसीज को फायदा होता है, किसको नुकसान होता है? दोनों को फायदा होता है या दोनों को नुकसान होता है, या एक को फायदा होता है एक को कुछ नहीं होता, या एक को नुकसान होता है एक को कुछ नहीं होता? बस इसी बेस पे आपके पॉपुलेशन इंटरेक्शन बता रखे। ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन ओनली वन स्पीसीज इज बेनिफिट। देखिए सबसे पहले कंपटीशन में भाई दोनों स्पीसीज जो लड़ेंगे ना, दोनों को नुकसान, लड़ाई मचाएंगे, एक थप्पड़ आपको एक थप्पड़ सामने। मान लो सामने वाले को आपने 4 थप्पड़ मार दिए, तो अगर वो 2 भी मार गया तो नुकसान आपको तो हुआ ना। पैरासिटिज्म, एक को फायदा एक को नुकसान। जू आपके सर पे, आपको नुकसान होगा, जू को खून चूस लिया। ऐसे और खून चूसने वाले और भी होते हैं, इंसानों का खून चूस ही लेते हैं आके। देखिए ऐसे ही प्रीडेशन, इसमें क्या होता है, एक को फायदा एक को नुकसान। शेर हिरण का शिकार करता है, प्रीडेशन का एग्जांपल है। शेर को तगड़ा हो जाता है, फायदा होता है हिरण को। म्यूचुअलिज्म बड़ा मस्त है यार, इन दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों को फायदा होता है इस इंटरेक्शन। चलिए, जैसे हम किसी शॉपकीपर की बात कर लेते हैं, वो आपको सब्जी फल जो भी बेच विक्रेता है और खरीदने वाले, तो बेचने वाले को फायदा हो जाता है, खरीदने वाले को बेनिफिट होता है। सिंपल सी कहानी, आई समझ में जी। उसके बाद आपका कमेंसलिज्म, एक को फायदा एक को कुछ नहीं होता। अमेंसलिज्म में एक को नुकसान दूसरे को कुछ नहीं। ये बड़ा अच्छा है अमेंसलिज्म वाला। दवाइयां खाते हो ना आप, टैबलेट जो होती है, उनको कोई नुकसान होता है? नहीं होता। लेकिन जिस बीमारी से रिलेटेड आपने दवाई खाई है, उसका जो कारक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई, उनको नुकसान होता है ना। तो जो एंटीबायोटिक्स होती है हमारे साथ इंटरेक्ट करती है, एग्जाम्पल है अमेंसलिज्म का। नुकसान होता है बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स को कुछ नहीं होता। ये आपके पॉपुलेशन इंटरेक्शन। ऐसे ही कमेंसलिज्म भी है, इसमें एक को फायदा होता है दूसरे कुछ नहीं। जैसे भाई ये स्पेशली +2 वालों के लिए, जो मेडिकल वाले नीट में पूछते हैं, इनके एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आपका एपीफाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो आपका ऑर्चिड होता है, ऑर्किड कह सकते हो आप,
वो मैंगो की ब्रांच पे उग जाता है, मैंगो कोई नुकसान नहीं होता, ऑर्किड को फायदा हो जाता है, जगह मिल जाती है उगने। ऐसे ही आपकी जो वेल होती है ना, इसके साथ छोटी फिश चिपक जाती है शार्क के साथ, तो शार्क के पास होती है छोटी सी फिश, एक मछली, उसको बेनिफिट हो जाता है, शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जा रही है अपने काम। ठीक है, ऐसे ग्रेजिंग कैटल के पास जो कुछ पक्षी से आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं, देखो आपने यहाँ पे क्या होते हैं, जो आपका पशु चल रहा है वो जैसे ही फूड खाता, भोजन खा रहा होता है, कुछ भोजन नीचे गिर जाता है, ठीक, या उसके आसपास कुछ कीट वगैरह भी आ जाते हैं, कुछ मान लीजिए, तो जो भोजन छोड़ता है वही जो पक्षी चल रहा था वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, आसानी से खा लेता है, क्योंकि पक्षी उसको चबा नहीं पाता, वो उसको चबाया दे देता है। तो ग्रेजिंग कैटल और केटल, ठीक, एग्जाम्पल है किसके, पक्षी, कैटल इरिगेट कहते हैं उसको, जो कैटल इरिगेट होता है ना, कैटल के साथ उसके ऊपर बैठ जाता है, देखा होगा आप लोगों ने, गाय के ऊपर कई बार बैठा मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सिंपल अम्बेल इनफ्लोरेस्केंस, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अम्बेल पुष्पक्रम का उदाहरण है। अब एक सरल अम्बेल होती है इनफ्लोरेस्केंस और एक होती है कंपाउंड इनफ्लोरेस्केंस। अब ये क्या होती है, अम्बेल का मतलब समझिए भी, अम्बेल मतलब अम्ब्रेला, इनफ्लोरेस्केंस का मतलब होता है पौधों की फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट। मान लो ये आपकी एक्सिस और इसके ऊपर पौधा लगता है ना, फूल लगता है, फूल की डाली देखी है, पेडनकल कहते हैं उसको, पेडनकल 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 फूल की डाली को कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पेडनकल है आपकी, ओके, इसके ऊपर फूल लग रहा है, अब ये इसे ही कहते हैं फ्लोरल एक्सिस, ठीक। अभी अगर फ्लोरल एक्सिस आपकी लंबी हो जाए और इसके ऊपर फूलों की अरेंजमेंट, ठीक है, आगे ऊपर या नीचे, इस फूलों के अरेंजमेंट को कहते हैं फ्लावर के अरेंजमेंट ऑन फ्लोरल एक्सिस इनफ्लोरेस्केंस। क्या कहते हैं भाई, इनफ्लोरेस्केंस, पुष्प क्रम कि पुष्प किस क्रम में अरेंजमेंट, दो प्रकार की होती है, रेसमोस और साइमोस, ठीक है। लेकिन यहां पे इन्होंने बोला है हमें अम्बेल इनफ्लोरेस्केंस बताइए। अम्बेल इनफ्लोरेस्केंस में क्या होते हैं, जो आपके पौधे, जो आपके फूल होते हैं ना, वो एक्सिस में जाके ऐसे छत्ता सा बना लेते हैं, छत्ता ऊपर से छत्ता बन गया, ऐसे यहां पे फूल होते हैं ऐसे, ठीक। अब सरल इनफ्लोरेस्केंस, सिंपल अम्बेल किसमें पाई जाती है, देखिए जो आपका ओनियन देखा हमने, ओनियन देखा होगा, पूरी डंडी से आती है ऊपर, दैट इज एग्जांपल ऑफ सिंपल अम्बेल। ये इसके ऊपर फ्लावरित होता है, ओनियन का जो फल बनाता है बाद में, ओनियन फल बन गया ना, और देखा होगा आपने हरे पत्ते वाला प्याज दे दो, वही सिंपल अम्बेल इनफ्लोरेस्केंस। क्यों पूछा पता है, आप सबको पता होता है, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होता कि अम्बेल इनफ्लोरेस्केंस में सिंपल अम्बेल किसमें पाई जाती है। सबने देखा ना पत्ते वाला प्याज, ले जाना दुकान पे देखना, वही है आपकी सिंपल अम्बेल इनफ्लोरेस्केंस, ओनियन में पाई जाती है जी। उसके बाद कोरिएंडर, कैरोट और फन्नेल लिख रखे हैं भाई, इनमें पाई जाती है कंपाउंड, तो ये एक ही है, ओनियन, यानी 69 का क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई ओनियन, ठीक है। उसके बाद आपका एक और देख लो भाई 78, काला अजार डिजीज इज काज्ड बाय, याद रखना पड़ेगा बीमारी भाई किस माइक्रोब्स के कारण होती है। काला अजार होती है लेशमानिया के कारण, लेशमेनिया कह सकते हो आप, ठीक है, जो एक आपका प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ का मेंबर है, कौन, प्रोटिस्टा में आता है, प्रोटोजोआंस प्रोटिस्टा का टाइप है प्रोटोजोआंस, प्रोटोजोआंस में आपका आता है लेशमानिया, ये एक प्रोटोजोअल डिजीज है काला अजार, और ये सैंड फ्लाई द्वारा फैलती है, ठीक है, प्रोटोजोअल डिजीज है, प्रोटोजोआ से होती है काला अजार, लेशमानिया उसका नाम है, लेशमेनिया, कालाजार रोग लेशमेनिया के कारण होता है, ठीक है, 78 का। उसके बाद अभी 81 भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको इसका अगेन 81 क्या कहता है देख लो। 81 में क्या बोल रहा है, बोला आपके पास एक एंथर होता है, पोलन ग्रेन एंथर में डेवलप होते हैं भाई। एंथर क्या होता है, एंथर जो आपका स्टेमन होता है ना पौधे में मेल पार्ट, उसके टिप पे यहाँ पे एंथर होता है, इसे एंथर कहते हैं। इस एंथर के अंदर नर यूनिट होती है, पोलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। जो पोलन ग्रेन होता है और यहाँ पे जो एंथर होता है, इसकी खूबियां देखिए क्या है। जो आपका एंथर, ये आपका एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन ले रखा है, अगर मैं ये एंथर है इसको ऐसे काट दूं,
इसे ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। अनुप्रस्थ काटते हैं तो यहाँ पे एंथर के अंदर 4 लेयर्स आती है। कितनी लेयर आती है भाई? 4 लेयर। 2 लेयर सभी कॉमन होती है, 2 लेयर बाहर होती है। ठीक है। तो सबसे जो आपका यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, और इस स्पोरोजिनस टिश्यू यही क्या बनाता है? आपके पोलन ग्रेन। यही पे लिख रहा हूं मैं, क्या बनाता है? पोलन ग्रेन। क्या बनाता है? पोलन ग्रेन। अब जो पोलन ग्रेन है इसको न्यूट्रिशन कौन देता है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। और सुरक्षा कौन देता है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। सुनिएगा, एंथर में 4 लेयर पाई जाती है। सबसे आउटर वाली लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जो अंदर होती है इसका नाम होता है एंडोथीसियम। क्या नाम होता है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर जो होती है उसे कहते हैं मिडल लेयर। क्या कहते हैं भाई? मिडल लेयर। और मिडल लेयर के जो अंदर होती है उसे कहते हैं टैपेटम। क्या कहते हैं? टैपेटम। क्या कहेंगे भाई? टैपेटम। इसे टैपेटम। तो एंथर की इन 4 लेयर्स में जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है टैपेटम, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन को, पोषण देगी। आउटर जो 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, ये सुरक्षा प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन करती है एंथर का। पोलन ग्रेन का प्रोटेक्शन करेगी, एंथर के अंदर होती है। तो पूरा एंथर का भी तो बचाव हो गया, तभी तो एंथर बना हुआ लेयर। क्लियर है? 4 लेयर होती है, इनका क्रम पूछ लेते हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम। EEMT याद रखने का तरीका, EEMT। ओके, फिनिश। ये आपका था भाई पोलन ग्रेन का क्वेश्चन बायोलॉजी में। काफी अच्छा पेपर दे रखा है भाई। उसके बाद देखिए भाई 83 क्वेश्चन अगेन फिजिक्स से पूछ रखा है। बोला आपके पास एक मिरर है। क्या दे रखा है आपको? एक मिरर ही दे रखा है। क्या? फोकल कन्वेक्स मिरर। बिल्कुल। ये आपका बन गया कैसा? अगर देखिए मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर में जो रिफ्लेक्शन देगी वो सेंटर की तरफ हो, देखिए ये अगर यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और यहाँ वाली सरफेस ओपैक हो, यहाँ पे रंग कर दिया मिरर को, ये जो मिरर बनेगा, तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ, ये इसका सेंटर स्फीयर का, अगर सेंटर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसे कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कनकेव। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, सेंटर यहाँ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से दूसरी तरफ है, ये वाली सेंटर की तरफ की साइड, ये सेंटर से अवे, तो इसे कहते हैं क्या? कन्वेक्स मिरर। जो शीशा आपके बाइक के साइड में लगा हो ना, दैट इज कन्वेक्स मिरर। वो देखिए बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। जो आप जिस गाड़ी में आप सवारी करेंगे, सीधी सी बात है भाई, हरियाणा पुलिस वाले, ठीक है, तो जो गाड़ी आप मूव करेंगे उसी का क्वेश्चन पूछ रखा है, वरना कनकेव भी दे सकते थे। ठीक है, कन्वेक्स साइड में जो शीशा होता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है ना, फोकस दूरी, फोकल लेंथ सुन लीजिए किसके बराबर होती है? ये होती है रेडियस ऑफ स्फीयर, जिसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है भाई? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर है और इसका रिलेशन होता है फोकल लेंथ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2, और फोकल लेंथ इसकी होती है एक्चुअल में देखें तो पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, और कन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बतानी है, 32 है, 2 से भाग कर दो, 16 सेंटीमीटर होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव उन्होंने चक्कर नहीं दिया, दे सकते हैं। कन्वेक्स के लिए याद रख लेना पॉजिटिव, कनकेव के लिए नेगेटिव होती है फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर। जी दैट्स ऑल। ये आपके 15 क्वेश्चन थे। तो ये आपका भी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, हरियाणा पुलिस का, HSC द्वारा करवाया गया। ठीक है, और इनका आंसर, साइंस वाले क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो यही आपकी वीडियो का उद्देश्य था कि आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट बताया जा सके, और थोड़ा साइंस के प्रति भाई, चाहे आर्ट वाले हो, थोड़ा सा तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए, जो आप वीडियो जो हैं यूट्यूब पे उनसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आप आगे जो एग्जाम हो उसके कंसेप्ट यहाँ केमिस्ट्री में, ऐसे ही चैनल बायो का है, फिजिक्स का भी, वहां पे आप लोग स्टडी कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो अच्छे से पढ़िए, अपने कंसेप्ट बनाइए और टाइम दीजिए, ठीक है। एग्जाम जिस पैटर्न में आ रहा है उसी बेस पे अपना टाइम दीजिए और फोकस रखिए, ठीक है। चीजों को पढ़िए, एवरीडे कंटिन्यू, हर रोज आपको पढ़ना है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। ओके जी। अगेन आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छे से दीपावली एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, पढ़िए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड जय माता दी।